नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन में सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। शिक्षित व संस्कारवान बनकर समाज को रास्ता दिखाने वाले बने छात्र, यह बात विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कही है। प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह संपन्न। विधानसभा अध्यक्ष ने मेधावी छात्रों के साथ उनके परिजनों तथा गुरु को भी किया सम्मानित। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने मध्य प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले रीवा जिले के छात्र छात्राओं तथा जिले की मेरिट लिस्ट में आने वाले मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान किया। विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से मेधावी विद्यार्थियों के साथ उनके माता पिता तथा गुरुजन का भी सम्मान किया गया। सम्मान स्वरूप मुख्य अतिथि श्री गौतम ने 10,000 रुपये की सम्मान राशि के साथ वस्त्र, शॉल, नई शिक्षा नीति की पुस्तिका, भारतीय संविधान पुस्तिका तथा प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 1 के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षित होकर संस्कारवान बनते हुए समाज को रास्ता दिखाने वाले बने। गुरुजनों का भी दायित्व है कि वह संस्कारित शिक्षा दे ताकि उनके द्वारा शिक्षित बच्चे अपने परिजनों के साथ गाँव, शहर, प्रदेश, देश व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर सके। श्री गौतम ने कहा कि यह कार्यक्रम मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा बच्चों के उत्साहवर्धन का कार्यक्रम है। इससे इन बच्चों की प्रतिभा का सम्मान होगा जिन्होंने मेरिट लिस्ट में नाम दर्ज किया है तथा इसके माध्यम से वह बच्चे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे जो प्रावीण्य सूची में स्थान पाने से वंचित रह गए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि संस्कारवान बनकर अहंकार को मन में ला लाए तथा आत्मविश्वास से बने। श्री गौतम ने कहा कि शिक्षा के अवसर हर बच्चे को मिले, इसलिए शासन द्वारा हर संभव प्रयास जारी है। मध्य प्रदेश की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य है, जिसे लागू कर बच्चों को संस्कारवान बनाकर हमारे संस्कृति व आध्यात्मिक स्वरूप को अक्षुण्य बनाए रखने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने मेधावी छात्रों को बधाई दी तथा इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि राज्य की मेरिट लिस्ट में अकेले रीवा जिले के 21 बच्चे शामिल हैं। श्री गौतम ने शिक्षकों से पूरे तन्मयता व जिम्मेदारी से शिक्षा देने की अपेक्षा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सांसद जनार्दन मिश्र ने कहा कि प्रदेश की प्रावीण्य सूची में 1/4 बच्चे रीवा जिले के हैं, जो हमारे लिए गौरव है और यहाँ यह बच्चों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने बच्चों से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक क्षेत्र में लगाने की अपील की तथा परिजनों से कहा कि वह बच्चों की गतिविधियों पर जरूर नजर रखें। उन्होंने जिले में प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ज़्यादा मजबूत किए जाने पर बल दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह आयोजन रीवा को गौरवान्वित करने वाला आयोजन है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को साधुवाद दिया जिन्होंने जिले के मेधावी छात्रों को अपनी तरफ से सम्मानित करने का भव्य कार्यक्रम रखा। उन्होंने कहा कि यह सम्मान समारोह प्रतिभावान बच्चों का हौसला तो बढ़ाएगा ही, बल्कि उन बच्चों को प्रेरणा देगा जो मेरिट सूची में या सफलता पाने से चूक गए हैं। श्री शुक्ल ने विद्यार्थियों से अपेक्षा की कि वह शिक्षित होकर जिस पद पर रहे उसका जिम्मेदारी से निर्वहन करते हुए सामाजिक हित की चिंता करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक मनगवा डॉक्टर पंचलाल प्रजापति ने कहा कि शिक्षा जग का सार है, इसके बिना मानव का उद्धार असंभव है। इसके कुल मिलाकर के 2 भाग हैं। एक भाग है कि जिन बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, स्वाभाविक तौर पर बहुत मेहनत की होगी और उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, उनका त्याग है, समर्पण है और जिसका फल उन्होंने प्राप्त किया तो न केवल उनके अभिभावक माता पिता को मिला बल्कि रीवा जिले की जनता को मिला। इसलिए उनका हर हालत में प्रोत्साहन करना चाहिए, उत्साहवर्धन करना चाहिए, ये एक उद्देश्य है उसका। दूसरा भाग उसका ये है कि कई स्कूलों के भीतर से लाख प्रयास के बाद भी बच्चे यदि प्रावीण्य सूची में नहीं आ रहे हैं तो कम से कम हमारे प्राचार्यों को, हमारे गुरुजनों को, आचार्यों को देख करके लगेगा, क्योंकि जब वो प्राचार्य का भी देख रहे थे, स्कूल से संबंधित प्राचार्य का सम्मान देख रहे थे, उनके मन में भी एक कंपटीशन की भावना आएगी। और ये हम चाहते हैं कि प्रतिस्पर्धा का युग है, वो भी प्रतिस्पर्धी बने और अपने बच्चों को वहाँ से भी वो मेरिट में लाने का ये कुल मिलाकर के 2 उद्देश्य था जिसके लिए आयोजन किया है। बच्चे पर दृष्टि, बच्चे से संपर्क। मेरे पास एक IIT लड़का आया था, हमने बातचीत करना शुरू किया तो हमको लगा कि यार वो, हमने कहा यार तुम तो राशि खाते हो, IIT हो, राशि खा रहे हो और तुमको जैसे भी हमको चढ़ा देते थे, कहते हैं कि बिगड़े वो अखबार वाले लिखते हैं सांसद के बिगड़े वो। तुमने कहा लगता है तुम कोरेक्स भी पिए हो क्या?
तो कहा हाँ पिए। मैंने कहा पिताजी का नंबर दो। पिताजी उड़ीसा में काम कर रहे हैं। नंबर लगाया, हमने कहा कि बच्चे का मालूम है राशि खाते हैं? कहा नहीं मालूम है। कब से नहीं मिले? साल भर से नहीं हुई मुलाकात। तो मेरा सबसे आग्रह माता पिता से कि निरंतर बच्चे की गतिविधियों पर आप कैसे निगरानी रख सकते हैं, ये इन टीनेजर्स के बारे में सबसे बड़ी चुनौती होती। मैं डरा नहीं रहा हूं और ना कोई नकारात्मक बात कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है समाज की वो मैं बात कर रहा हूं। इसलिए सबसे आवश्यकता माता पिता की है कि बच्चों पर निरीक्षण रखें। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के कराए जाएंगे चुनाव। 2 हफ्ते के भीतर निर्वाचन आयोग को अधिसूचना जारी करने के निर्देश। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 2022 को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उससे रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले से यह साफ हो गया है कि अब प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है कि बिना ओबीसी के चुनाव कराए जाएं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इसके लिए 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की बिंदु। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे चुनाव, राज्य चुनाव आयोग चुनाव करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। 2 हफ्ते में अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट 5 साल में चुनाव कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी, ट्रिपल टेस्ट पूरा करने के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है और यह कह रहा है कि पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने समय बर्बाद किया है, वहीं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए साफ तौर पर कहा है कि विस्तृत अध्ययन के बाद आगे की रणनीति तय होगी। सीएम ने कहा प्रदेश में ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने के पक्ष में है वो, और इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन भी लगाए जाएंगे। नगरीय निकाय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जाएगा, उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। कानूनी पहलू पर अगर बात की जाए तो तब तक रिव्यू पिटीशन दायर नहीं की जा सकती जब तक यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इधर पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयुक्त का बयान भी सामने आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तय समय पर पालन किए जाने की बात कही गई है। वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। चुनाव की तारीखों का जल्द ही ऐलान किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को तय समय में पालन किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह के अंदर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए हैं, उसका पालन किया जाएगा। इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा रचनात्मक के नए आयाम स्थापित। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के मैकेनिकल विभाग के अंतिम वर्ष के छात्रों द्वारा अपने मेजर प्रोजेक्ट के कार्य में अपनी सूझबूझ और कौशल से रचनात्मकता के नए आयामों को स्थापित किया गया है, जो बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अक्टूबर 2021 में इंजीनियरिंग महाविद्यालय की 3 ब्रांचों में NBA एक्रेडिटेशन प्राप्त हुआ, जिसमें मैकेनिकल विभाग ने नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन द्वारा निर्धारित 1200 अंक में से 612 सर्वाधिक अंक प्राप्त कर 3 ब्रांचों में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। NBA टीम के विजिट के दौरान टीम का सबसे ज़्यादा फोकस छात्रों के द्वारा अंतिम वर्ष में बनाए गए मेजर प्रोजेक्ट में किए गए कार्यों की रचनात्मक कार्य की आवश्यकता तथा समाज में उसकी उपयोगिता पर मुख्य रूप से केंद्रित था, जिसे दृष्टिगत रखते हुए डॉक्टर अभय अग्रवाल व विभागाध्यक्ष मैकेनिकल द्वारा 2021 में मैकेनिकल विभाग के प्रभार ग्रहण किया गया था, जिनके द्वारा अपने कार्य को अंजाम दिया गया और NBA टीम के द्वारा निर्धारित रूपरेखा के अनुसार अंतिम वर्ष के छात्रों को मेजर प्रोजेक्ट के विभिन्न विषयों को अलग अलग प्रोजेक्ट ग्रुप बनाकर विभाग की फैकल्टी के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट कार्य प्रारंभ कर दिया गया। खेती को लाभ का धंधा बनाने की दिशा में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संकल्प एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जैविक खेती के मिशन को ध्यान में रखते हुए एग्रीकल्चर के कार्यों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग के माध्यम से बूस्ट करने की नीति को लेकर ज़्यादातर प्रोजेक्ट की विषय वस्तु निर्धारित की गई, जिससे मैकेनिकल इंजीनियर आज के किसान आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान कर सकें। इसके अंतर्गत 8 प्रोजेक्ट के विषय सेलेक्ट किए गए थे। इन प्रोजेक्ट को छात्रों के द्वारा 7th व 8th सेमेस्टर में पहले डिज़ाइन किया गया और फिर फैब्रिकेट कर भौतिक रूप दिया गया। क्या नाम है आपका और कौन से प्रोजेक्ट में आपने हिस्सा लिया?
मेरा नाम अंकित चाहर है। मैं 4th ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ और मेरा जो टॉपिक था प्रोजेक्ट का वो ड्रोन सिस्टम था, जिसमें हमने क्वाडकॉप्टर बनाया है जिसमें 4 रोटर्स लगे हुए हैं। और सर उसका हमने डिज़ाइन एनालिसिस भी किया है ऑन कैटिया और एनसिस सॉफ्टवेयर पे। हम लोगों ने सारे सामान पे डिटेल डिस्कस की। उसके बाद हमने उसको असेंबल किया है और पूरी प्रोग्रामिंग हमने खुद से की है। जितना भी काम था वो खुद से किया है कंप्लीट। ड्रोन को असेंबल करने में कितनी लगभग लागत आई उस पर? सर हमारा कुल खर्चा अप्रॉक्स 32,000 आया है। 32,000। यस। और आपने इसको पहली बार किया है? हाँ, ये प्रोजेक्ट हमने पहली बार किया है। कौन सी ईयर के छात्र हैं आप? 4th ईयर के छात्र हैं। क्या नाम है आपका? अंकित चाहर। इंजीनियरिंग महाविद्यालय में आज कौन कौन से कार्यक्रम आयोजित किए और क्या कार्यक्रम था? हमारे महाविद्यालय में 2023 में 60 वर्ष पूरे होने वाले हैं और अभी हाल ही में हमारे महाविद्यालय को एनवीए एक्रेडिटेशन भी मिला है 3 ब्रांचों में, जिसमें हमारी मैकेनिकल ब्रांच है जिसने फर्स्ट नंबर पर आई थी। तो एनवीए के अंदर एक बहुत कंपलसरी रूल है कि जो मेजर प्रोजेक्ट जो बच्चों का 4 साल का आउटकम होता है वो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए और अच्छे प्रोजेक्ट होने चाहिए, नीड बेस होने चाहिए और समाज उपयोगी होने चाहिए। तो उसी थीम को हम लोगों ने लेते हुए हमारे मेजरली जो प्रोजेक्ट हैं वो एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित हमारे सारे प्रोजेक्ट हैं। जिसमें अभी एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया है आपका रोटेटिंग फ्लावर पॉट, जिसके अंदर आप कम एरिया में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट है लगा सकते हैं। दूसरा आपका डेकोरेटिव है। तो इस प्रकार का एक बच्चों ने आपका इसके अंदर कम लागत जो है 25 से 1,000 रुपये आई है। यहाँ पर बच्चे अपना कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम लोगों ने सभी को बोला था कि भाई 5,000 के अंदर मेजर प्रोजेक्ट आपको बनाना है, तो आपको मेजर प्रोजेक्ट में आपकी रिपोर्ट भी बनती है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी 5,000 के अंदर, तो 20,000 में। इंजीनियरिंग कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट होते हैं सबको प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य होता है? उसके अंदर सभी को प्रोजेक्ट बनाना अनिवार्य होता है। इसके लिए हम लोग थीम के आधार पर दिया जाता है के आधार पर आपकी ग्रेडिंग होती है। इनके 130 मार्क्स होते हैं। 130 मार्क्स जो है वो इसके आधार पर इनको दिए जाते हैं। और आप क्या क्या आयोजन किया जाएगा आज? आज का जो आयोजन है वो अभी हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अभी हम लोगों ने 8 प्रोजेक्ट बनाए हैं। जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट आपका जो वर्टिकल गार्डन का है, जिसके अंदर ड्रिप इरीगेशन से प्लांट को जो है पानी मिलता है। एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने कंपोस्ट प्रिपरेशन प्लांट बनाया है, जिसमें हमारे यहाँ पर ऑलरेडी हमारा बायोगैस प्लांट लगा हुआ था। उसका जो डिस्चार्ज निकलता है वो हम लोग उसमें कंपोस्ट प्लांट में बनाएंगे और वो कंपोस्ट में जो कंपोस्ट तैयार होगा 60 दिन बाद। कौन कौन से प्रोजेक्ट अपने पास अभी तक आ चुके हैं? हमारे पास अभी 8 प्रोजेक्ट आ चुके हैं, जिसमें कंपोस्ट प्लांट हो गया, बायोगैस प्लांट हो गया, एक हमारा रोटेटिंग फ्लावर पॉट हो गया, वर्टिकल गार्डन हो गया, ग्रीन हाउस हो गया, और हमारा एक ड्रोन टेक्नोलॉजी है, एक रोल केज जो कि रेसिंग बाइक है वो बच्चों ने बनाई है, एक आपका जो है वो क्या ग्रास कट, एक आपका मोटराइज ग्रास कटर जो है वो बच्चों ने बनाया है। तो इस प्रकार से कुल आप जितने भी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो लगभग ये तो कृषि क्षेत्र वाले प्रोजेक्ट हैं। हाँ, देखिए, और इंजीनियरिंग महाविद्यालय नहीं, इंजीनियरिंग महाविद्यालय में मैकेनिकल ब्रांच है। मैकेनिकल ब्रांच एवरग्रीन ब्रांच है और कृषि की सारी चीज़ें मैकेनिकल एडवांटेज पर डिपेंड करती हैं। यदि हम लोग हाथों से काम करेंगे तो हम लोग इफिशियंसी नहीं दे पाएंगे। तो हमने उन सब चीज़ों को आपका मैकेनाइज कर दिया। हमने कम स्पेस में, कम पानी में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करने का हमारा प्रयास है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर देने का प्रयास है। क्या नाम है आपको और क्या पद है? हाँ, मैं यहाँ पर विभाग का विभागाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अभय अग्रवाल है और मैं सोलर एनर्जी में मेरा मुख्य रिसर्च वर्क रहा है। अभी मेरे 10 पेपर एल्सवियर में पब्लिश हो चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च पेपर है, जिसके पास पब्लिकेशन 5000 पब्लिकेशन है। और मेरा एक पेटेंट जो है वो आपका मैंने फाइल किया हुआ है, उसके ऊपर प्रोसेस चल रही है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर के पास स्थित आशियाना मैरिज गार्डन में आई बारात में जयमाला के समय शराब के नशे में दूल्हे को देख दुल्हन ने बारात लौटा दी। लड़के वाले लड़की वालों को मनाने का काफी प्रयास करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। बुधवार को दोपहर लड़के वालों ने 5 लाख का चेक लड़की वालों को सौंपा, जिसके बाद बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। यह पूरा मामला समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गुलाब नगर स्थित आशियाना मैरिज गार्डन का है। यहाँ पर हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम में कुछ ऐसा हुआ कि रंग में भंग हो गया। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो गई थी। पूरे रस्मों रिवाजों के साथ दुल्हन के हाथों में मेहंदी रचाई गई, मंडप सजाया गया, बारातियों के स्वागत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए गए। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था। तय समय पर बारात लेकर दूल्हा भी पहुंचा, लेकिन जैसे ही वरमाला का समय आया तभी सारी खुशियों पर ग्रहण लग गया। पहले कुछ बारातियों ने शराब के नशे में उत्पात मचाया, उसके बाद भी सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही दुल्हन ने वरमाला
कि इस समय दूल्हे को नशे में उत्पात करते देखा उसे काफ़ी गुस्सा आया और उसने एक शराबी से शादी करने से इनकार कर दिया। लड़की के इनकार के बाद मान मनोवल का दौर शुरू हुआ जो बुधवार की दोपहर तक चला, लेकिन लड़की ने शादी से साफ इनकार कर दिया। घटना की जानकारी लगने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस की मौजूदगी में लड़के वालों ने लड़की वालों को नगद रुपए 5 लाख का चेक सौंपा, जिसके बाद सब कुछ शांत हुआ। इसके बाद बारात भी बेरंग लौट गई बिना दुल्हन के। हालांकि दुल्हन पक्ष के लोग ने पुलिस में कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। दरअसल लड़की वाले गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत महिल पार के रहने वाले हैं। लड़की के पिता शिक्षक हैं। लड़के वाले समान थाना के ही नेहरू नगर के रहने वाले हैं और दूल्हे के पिता कृषि विभाग के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर का पुत्र है। दोनों की शादी बुधवार को आशियाना मैरिज गार्डन में होनी थी। बारात भी पहुंचे, लेकिन बारात के साथ दूल्हा शराब के नशे में पहुंचा। दूल्हे और बारातियों ने वरमाला के समय शराब के नशे में काफ़ी हंगामा किया, जिसे दूल्हे को इंजीनियर बताकर शादी की जा रही थी वो शराबी निकला, जिसके बाद लड़की ने शादी से इनकार कर दिया और बारात बिना दुल्हन लिए ही वापस लौट गई। बिहारी तिवारी, अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूँ मैं। क्या घटना हुई इस बारात घर पे? ये नशे के दुष्परिणाम से जो है उसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए, आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं। तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमति हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ। परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया, मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। कहाँ के रहने वाले थे? लड़की पक्ष हैं पहिल पार के, शिक्षक हैं, और लड़का पक्ष हैं सूरा के। रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो, पिछड़ा वर्ग किसी विभाग से। एक सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदी है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है। और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके, उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप मीडिया के साथियों को पता चला वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए। उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची? पुलिस को सूचना दी गई थी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस का भी ये था कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो आगे केस नहीं, और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है। और जो लड़की पक्ष ने सामान दिया था वो, और जो उनका नगद राशि थी वो भी देने को तैयार हो गए हैं। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था। उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। और वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कंप्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवतः नहीं कर रहा है। आप भी पहुंचे थे मौके पर सर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, 6 नंबर भी गई थी। किस तरह का समझौता स्थिति निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा है, उत्पात मचा रहा है। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था, जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। गेहूं उपार्जन की अंतिम तिथि 15 मई को। जिले में पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है।
गेहूं उपार्जन के लिए शासन द्वारा 15 मई अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने इस संबंध में कहा है कि जिन पंजीकृत किसानों ने अब तक अपने गेहूं की बिक्री नहीं की है, वे तत्काल अपना स्लॉट बुक करके खरीदी केंद्र एवं तिथि का निर्धारण कर लें, जिससे 15 मई तक उन्हें उपार्जन का लाभ मिल सके। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना यथाशीघ्र अपना गेहूं उपार्जन केंद्र में उपलब्ध कराएं। व निर्धारित तिथि के बाद किसी भी किसान से गेहूं का उपार्जन नहीं किया जाएगा। अपर कलेक्टर ने सभी समिति प्रबंधकों तथा उपार्जन केंद्र के प्रभारियों को भी अपने स्तर से किसानों को उपार्जन के संबंध में स्लॉट बुक करने की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। ये थी आज की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।